गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम आप लोग को पढ़ाएंगे जेनेटिक्स क्लास 10th का। ठीक है, ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है और हमको लगता है कि हम इसको काफी अच्छे से क्लास 10th के बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्लास 10th के बच्चों से कई जगहों से फीडबैक आया है कि सर जेनेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है या उसमें नहीं समझ में आ रहा है क्या स्टेटमेंट दे रहा है, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये सब मामला नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी के इस लेक्चर को देखने के बाद ये जो आप स्टेटमेंट पास करते हैं ना कि क्या बोल रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसे भारी है नहीं है, ये सब जो आप बोलते हैं ये सब खत्म हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। जैसे डेफिनेशन देखेंगे आधा मामला क्लियर हो जाएगा। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दो इंपॉर्टेंट वर्ड और रूट वर्ड। ठीक है, अगर इस दो वर्ड को आप समझ गए तो आप जेनेटिक्स आधा समझ गए। ठीक है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग को लेकर के बहुत सारा पॉइंट आपको अभी आगे समझना है, कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होता है माता पिता से बच्चों। लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में अगर आपसे पूछ दे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, ये जो है ना जेनेटिक्स का ये चैप्टर, ये आपको क्लास 12th में भी है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, आपको काफी मतलब बेसिक लेवल पर इसको पढ़ना है। ठीक है ना, तो पहले तो इनहेरिटेंस क्या होता है? माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग हेरिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हेरिडिटी भी कहते हैं। अब वेरिएशन क्या होता है? व्हाट इज वेरिएशन? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप यहां लिख लेंगे, वेरिएशन का मतलब होता है टू वैरी, मतलब अलग अलग होना, डिफरेंट होना। ठीक है, मींस डिफरेंट। तो क्या कहता है? द डिग्री by which प्रोजेनीज, प्रोजेनीज का मतलब होता है बच्चे। ठीक है ना, डिफर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कहता है कि वो डिग्री जिससे बच्चे एक दूसरे से अलग है। डिग्री कहने का मतलब क्या है? एक दूसरे से जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है किसी बच्चों में, मतलब 4-5 भाई बहन है और उनमें जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कैसा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। ठीक है, तो अब आप देखते हैं आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके, जो ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनको छोड़ करके कोई भी बच्चा, कोई भी भाई बहन आपस में एकदम मिलता जुलता नहीं दिखाई देगा, सब अलग दिखाई देगा, सब में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। तो जब आप डिफरेंस की बात करते हैं तो मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएशन पढ़ रहे हैं। The degree by which progenies differ from each other
एंड ऑल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट, और वो अपने माता पिता से भी अलग दिखाई देते हैं। आपस में तो अलग दिखाई ही देते हैं, माता पिता से भी अलग दिखाई देते हैं। तो ये जो अलग दिखने का टेंडेंसी है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, एकदम शॉर्ट में। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ देगा, वेरिएशन कैसे आता है, हाउ वेरिएशन कम्स, हाउ वेरिएशन कम्स। हम एक पिछला लेक्चर डिलीवर किए थे 10th क्लास के रिप्रोडक्शन पर, पार्ट 1 था वो, उसमें हम बताए थे वेरिएशन आने के लिए या वेरिएशन लाने के लिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेरिएशन इसी के थ्रू देखा गया है। ध्यान दें, सबसे ज्यादा वेरिएशन इसी के थ्रू देखा गया है, खास करके तब जब आप जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, खास करके तब जब आप जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं। वेरिएशन यानी कि चेंज एनवायरनमेंट के कारण भी होता है, हम लोग यहां पर उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अगर एनवायरनमेंट के कारण चेंज हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब आप जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, जीन की बात कर रहे हैं, तो आप जीन को कंसीडर करेंगे। और आपको पढ़ाया गया है कि सबसे ज्यादा वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, जो न्यू वेरिएंट है आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से न्यू वेरिएंट बनकर के तैयार होते हैं, और ये आपको मदद करता है इवोल्यूशन में भी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इवोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपको साथ साथ लेकर के दिया। ठीक है, कि जब जब वेरिएशन आएगा, वेरिएशन से एक नया वेरिएंट बन के तैयार होगा, एक नया वेरिएंट बन करके तैयार होगा। और जैसे एक नया वेरिएंट बन करके तैयार होगा ना, एक नई वैरायटी बन करके तैयार होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, समय के साथ होने वाला पॉजिटिव चेंज। समय के साथ होने वाला पॉजिटिव चेंज क्या कहलाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। बेसिक बात है, आप ध्यान रख सकते हैं। वेरिएशन दो कारण से होता है, एक जीन के कारण होता है, ठीक है, दूसरा एनवायरनमेंट के कारण होता है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, एनवायरनमेंट के कारण होता है। अगर एनवायरनमेंट के कारण हो रहा है, वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एसेक्सुअल में भी वेरिएशन काउंट कर सकता है, जैसे कि आप बैक्टीरिया के कई सारे केसेस में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये मामला ज्यादा कंसिडर नहीं करना है, हम लोगों को जीन को लेकर के चलना है, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है, और न्यू वेरिएंट ये सब किससे प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ये वाला इतना पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले कॉपी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लिखना। 10th के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है लिखना, क्योंकि जब तक आप थ्योरी लिखना नहीं सीखेंगे तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन तुमको मल्टीपल चॉइस में भी आ जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या आएगा भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा जेनेटिक्स जो टर्म है आपका, ये किसने क्वाइन किया। ठीक है, जेनेटिक्स टर्म जो है ये किसने क्वाइन किया। दूसरा, एलीलोमॉर्फ, जिसको आप एलील कह रहे हैं, ये टर्म किसने दी। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस।
ये टर्म भी किसने दिया? सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसके प्राइम फिगर्स कौन है, मतलब किसने उस पर वर्क किया है, कौन किस तरीके का नाम दिया हुआ है। आपको एलील भी है किताब में, आपको जेनेटिक्स भी है, आपको होमोजाइगस भी है, आपको हेटेरोजाइगस भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा जीन टर्म कौन लेकर के आया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा फिनोटाइप टर्म कौन लेकर के आया, आपसे पूछा जाएगा जीनोटाइप टर्म कौन लेकर के आया। अब ये सब आपकी किताब में, ठीक है ना, ये सारे के सारे पॉइंट आपके किताब में आपको मिलेंगे। अब इसको देखते हैं। जेनेटिक वर्ड जो है ये बेट्सन लेकर के आए, एलिलोमॉर्फ भी बेट्सन का ही देंगे, ठीक है। होमोजाइगस भी बेट्सन का ही देंगे, हेटेरोजाइगस भी बेट्सन का ही देंगे, ठीक है। जब जीन की बात आएगी तो जोहानसन ने इसको यूज किया, कई जगहों पर SON भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिनोटाइप में भी और जीनोटाइप में भी सेम टर्म है। जोहानसन ने इस वर्ड को यूज किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका MCQ, ये आपका इंट्रो तैयार हो गया, ठीक है, कि जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, यानी कि जिसको आप हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, ये आपका इधर इतना सा तैयार हो गया। आप इसको एकदम बढ़िया से नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में और एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एकदम सिंपल वर्ड में जेनेटिक्स क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, माता पिता से बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसकी पढ़ाई, यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन, ठीक है। आप यहाँ पर स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। हेरिडिटी क्या है भाई, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। वेरिएशन क्या है, तो वेरिएशन है डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम ईच अदर। बच्चे जो एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता से अलग दिख रहे हैं, वो किसी डिग्री से अलग दिखते हैं। डिग्री से मतलब कुछ सर्टेन डिफरेंस होता है सबके बीच में, उस डिफरेंस को डिग्री कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा फर्स्ट किया, कोई बच्चा थर्ड किया, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक रैंक का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस का डिग्री है, एक रैंक का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग डिग्री कहते हैं, ठीक है। बाकी ये चीज आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। आगे कंटिन्यू करते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग आ जाते हैं मेंडलिज्म पर, ठीक है। क्रिकॉन, जोहान मेंडल, ठीक है, आप सिंपली मेंडल कह सकते हैं, ठीक। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जेनेटिक्स का जो नींव था ना, वो मेंडल ही रखे थे, ठीक है। तो सबसे पहले मेंडल के टर्म को समझना जरूरी है कि मेंडल ने क्या क्या टर्म यूज किया। मतलब टर्म तो मेंडल ने बेट्सन का यूज किया था, कुछ टर्म उन्होंने जोहानसन का यूज किया था, लेकिन अब देखते हैं हम लोग कि मेंडल ने अपने क्लासिकल जेनेटिक्स में, यानी कि जो आप लोगों का चैप्टर है वो क्लासिकल जेनेटिक्स है, ठीक। वहां पर मेंडल ने क्या क्या टर्मिनोलॉजीज को यूज किया। मेंडल ने सबसे पहले एलील वर्ड को यूज किया है, ठीक है। तो ये बच्चा लोग थोड़ा नहीं समझ पा रहा है कि एलील क्या होता है। मेंडल ने फैक्टर को यूज किया है, क्या किया है,
फैक्टर को यूज किया, फैक्टर वर्ड। ये भी बच्चा लोग नहीं समझ पा रहा। मेंडल ने ट्रेट वर्ड को यूज किया। अब इस तीनों वर्ड को कंबाइन करके हम बताएंगे और अब आप तुरंत समझें, ठीक है। एलील जो है ना, ये वेरिएंट ऑफ जीन माना जाता है। क्या माना जाता है? वेरिएंट ऑफ जीन माना जाता है, ठीक है। जो फैक्टर है, जिसको आप फैक्टर कहते हैं, उसको हम लोग प्रेजेंटली आज के डेट में जीन कहते हैं। और जो ट्रेट है ना, उसको आज के डेट में हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। फैक्टर को जीन, ट्रेट को कैरेक्टर। एलील अभी भी दिक्कत देगा। वेरिएंट ऑफ जीन, इसको फिर हम लोग ले आते हैं एकदम देसी भाषा में। आप लिख दीजिए यूनिट ऑफ जीन। ठीक है, फिर नहीं समझ में आया यूनिट ऑफ जीन, फिर चेंज करते हैं। विच मेक्स जीन, अब ये लास्ट, विच मेक्स जीन। एलील क्या करता है? जीन बनाता है। यानी आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि जीन जो है वो किसका बना हुआ होता है? एलील्स का बना हुआ होता है। इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। वेरिएंट ऑफ जीन कहता है दो तरह का एलील्स होता है। एलील कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक होगा डोमिनेंट और दूसरा होगा रिसेसिव, ठीक है। एक होगा डोमिनेंट, दूसरा होगा रिसेसिव। डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। और रिसेसिव एलील का जो एक्सप्रेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है। क्या है? रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब हर समय अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बोलोगे कि सर कोई चीज अगर एक्सप्रेस करता है, एलील अगर एक्सप्रेस करता है या जीन अगर एक्सप्रेस करता है तो वो क्या दिखाता है? एक्सप्रेस करके क्या करेगा? एक्सप्रेस करके कैरेक्टर शो करेगा। किसी भी एलील का अगर एक्सप्रेशन आएगा ना तो मतलब आपको कैरेक्टर पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कैरेक्टर पता चलेगा, ठीक है। तो जब भी आपको बोला जाए डोमिनेंट, तो डोमिनेंट एलील हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। और जो रिसेसिव है उसको डोमिनेंट के ही स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। डोमिनेंट के ही स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे कि अगर हम डोमिनेंट में कैपिटल लिख दिए ए, तो रिसेसिव जो उसका वेरिएंट है वहां पर स्मॉल ए लिखेंगे, ठीक है। चाहे उसका नाम किसी भी चीज से शुरू हो, हमेशा ठीक इसका अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिएंट है, ठीक है, अपोजिट होगा। साथ में अब आपको ये देखना है कि एलील और जीन कैसे रिलेटेड, कैसे यूनिट है। तो फिर यहां आ जाते हैं। एलील्स जो है ना ये बनाते हैं जीन, ठीक है। और ये जीन जो है ये तब करता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। ये किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा? किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। अब
एलील कभी भी अकेला नहीं आता है, याद रखिए। एलील हमेशा दो आएगा, ठीक है। जब तक दो एलील नहीं आएगा तब तक जीन नहीं बनेगा, ठीक है। तो एलील या तो डोमिनेंट आएगा एक साथ, या तो रिसेसिव आएगा एक साथ, या तो डोमिनेंट और रिसेसिव आएगा एक साथ। देख, इस तीन केस के अलावा और कोई केस नहीं है, ठीक है। एलील हमेशा दो में आएगा, जोड़ा में आएगा, तब वो क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा, ठीक है। अब क्या है, जब डोमिनेंट और डोमिनेंट है, ठीक है, तो कैरेक्टर किसका आएगा? डोमिनेंट का, ठीक है। जब डोमिनेंट और रिसेसिव है तो कैरेक्टर किसका आएगा? डोमिनेंट का, ठीक है। और जब रिसेसिव और रिसेसिव है तो कैरेक्टर किसका आएगा? रिसेसिव का, ठीक है। अब यही चीज हम आपको यहां दिखा रहे थे। रिसेसिव का एक्सप्रेशन तब होगा जब दोनों एलील क्या होगा? रिसेसिव होगा, ठीक है। दोनों एलील क्या होगा? रिसेसिव होगा, इसीलिए हम लिख दिए रेस्ट्रिक्टेड। लेकिन डोमिनेंट कहीं आ गया, चाहे दोनों डोमिनेंट आएगा तो भी ये एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव के साथ आएगा तो भी ये एक्सप्रेस करेगा। तो डोमिनेंट सबसे पावरफुल है, याद रखिएगा, ठीक है। डोमिनेंट एलील जो है वो सबसे पावरफुल है। अब और अच्छा से डिटेल कर देते हैं, हम एग्जांपल दे दिए। ठीक है, किसी पेड़ में लेट सपोज, पेड़ छोड़, कलर लेते हैं। कलर एक कैरेक्टर है, कलर एक कैरेक्टर है जो दिखाई दे रहा है आपको, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। लेट सपोज आपके पास दो कलर्स हैं, ठीक है। एक रेड कलर है और दूसरा व्हाइट कलर, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपको कि ये जो रेड है ना, इसका सिंबल कैपिटल आर, और ये जो व्हाइट है इसका सिंबल स्मॉल आर। क्योंकि हम बताए कि अगर आप किसी को डोमिनेंट और रिसेसिव बताना चाहते हैं, सिंबल सेम रहेगा, बस कैपिटल और स्मॉल में बदल दीजिएगा, ठीक है। तो आर कैपिटल है मतलब डोमिनेंट है, ठीक है। छोटी आर जो है ये स्मॉल है मतलब रिसेसिव है। क्या है? रिसेसिव है। तो अगर हम कहीं लिख देंगे आर तो सोचेंगे रेड कलर आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम लिख देंगे स्मॉल आर तो सोचेंगे व्हाइट कलर आ जाएगा, नहीं आएगा। सिर्फ ऐसे नहीं आएगा, आपको ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है ये क्या है? एलील है। क्या है? एलील है। और हम आपको बताएं एलील हमेशा जोड़े में आना चाहिए, तो जोड़े में आएगा तब वो एक्सप्रेस करेगा। तो भाई जोड़ा कैसे बनेगा देख लीजिए यहां पर। अगर आपको जोड़ा बनाना है डोमिनेंट डोमिनेंट का, तो डोमिनेंट कैपिटल आर है, कैपिटल आर। रिसेसिव का रिसेसिव रिसेसिव, फिर यहां बनाए स्मॉल आर। डोमिनेंट रिसेसिव कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब ये क्या बता दिया, यहां पर आपको एक्सप्रेशन भी समझ में आ जाएगा। अगर दोनों डोमिनेंट है
तो कलर कैपिटल आर का रेड आएगा। अगर दोनों रिसेसिव है स्मॉल आर तो कलर व्हाइट आएगा। और डोमिनेंट और रिसेसिव अगर साथ साथ है तो भैया डोमिनेंट का मतलब हो गया बाहुबली, तो एक्सप्रेस कौन करेगा? डोमिनेंट वाला। डोमिनेंट कौन है? रेड कैपिटल आर, तो ये क्या दिखेगा? रेड। तो यहां पर जो हम लिखे हैं रिसेसिव का एक्सप्रेशन रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब जब रिसेसिव एलील और रिसेसिव एलील जब पेयर बनाएंगे, यानी कि ये वाला पेयर जब बनेगा तभी सिर्फ रिसेसिव का एक्सप्रेशन होगा। तो ये बात कह देना कि रिसेसिव का मतलब होता है विच कैन नॉट एक्सप्रेस, ऐसा थोड़ी होगा। विच कैन नॉट एक्सप्रेस कभी नहीं हो सकता, विच विल एक्सप्रेस। कंडीशन दोनों एलील रिसेसिव होना चाहिए। और डोमिनेंट का क्या है? किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिए अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, ठीक है। और जब तक एलील पेयर नहीं बनाता है तब तक आप उसको जीन नहीं कहते, तब तक आप उसको क्या नहीं कहेंगे? जीन नहीं कहेंगे। और जब तक जीन नहीं बनेगा तब तक कैरेक्टर नहीं आएगा। जैसे कि आपके पास था एलील आर एंड स्मॉल आर, ठीक है, ये पेयर बनाया तीन तरीके का इस रूल के हिसाब से, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल, इससे ज्यादा कोई पेयर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या आया भाई? रेड, रेड और व्हाइट, इस एग्जांपल के हिसाब से, ठीक है। अब आप देखेंगे यहीं पर जो खास चीज देखना है, और भी कई सारा टर्म है जिसका एक्सप्रेशन आपको दिया, ठीक है। बोला क्या? आप बताइए होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो आपको सीधा समझ लेना है, ठीक है। अगर सेम पेयर ऑफ एलील होगा तो होमोजाइगस, और अगर डिफरेंट पेयर होगा तो ये हेटेरोजाइगस। तो सेम पेयर देखिए तो डोमिनेंट डोमिनेंट सेम पेयर है, रिसेसिव रिसेसिव सेम पेयर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? होमो होमो। और डोमिनेंट और रिसेसिव ये डिफरेंट पेयर है, तो ये क्या हो गया? हेटेरो। तो ध्यान रखिएगा बच्चा लोग कि होमो हमेशा डोमिनेंट नहीं होता है, होमो रिसेसिव भी हो सकता है। देखिए सेम पेयर है, होमो, सेम पेयर है, होमो, लेकिन ये बीच वाला थोड़ा अलग हो गया, यानी कि यहां पर जो पेयर है ये कैपिटल और स्मॉल का पेयर है, तो ये क्या हो गया? हेटेरो, ठीक है। तो ये होमो हेटेरो का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। आप जो कैरेक्टर बोल रहे हैं, मेंडल वहां क्या यूज किए थे? ट्रेट। आप जिसको जीन बोल रहे हैं, मेंडल वहां क्या यूज किए थे? फैक्टर। तो ये सबसे पहले मेंडल का टॉपिक क्लियर कर दिया, ठीक है। मेंडल का टॉपिक क्लियर कर दिए कि क्या क्या टर्म कहां कहां लगे, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल आप बहुत बढ़िया से लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम बताएंगे और आगे कि कैसे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये दो वर्ड है, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब होता है सिंपल भाषा मॉर्फोलॉजी, ठीक है, यानी कि अपीयरेंस, कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैसा
दिखाई दे रहा है, दिखने में कैसा है, बाहर से आप उसको कैसा देखते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, जब आप बात करेंगे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेडअप ऑफ एलील्स, दो एलील्स का जीन बना हुआ होता है, क्लियर किए थे हम आपको अभी। देखिए, आपको हम एग्जाम्पल भी दिए हुए थे रेड और व्हाइट का। आप कॉपी में लिखते हैं आर आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। ये दोनों पौधा रेड फ्लावर ही बना रहा है, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देता है, आपको क्या दिखाई देता है? मॉर्फोलॉजी, आप किसी के अंदर का जीन नहीं देख सकते हैं, ठीक है, किसी के अंदर का डीएनए नहीं देख सकते। तो कॉपी में लिख रहे हो तब ना जी, कि कॉपी में लिख रहे हैं आर आर टी टी वाई वाई आर आर, तो ये तुम लिख रहे हो, जो तुमको दिखाई दे रहा है वो सिर्फ कलर है, रेड और व्हाइट। तो अगर हम इस पोर्शन को ढक देते हैं तो बता पाओगे कि कौन सा वाला होमोजाइगस है, कौन सा हेटेरोजाइगस है? जब हटाएंगे तब ना बता रहे हैं ये होमो ये हेटेरो है। तो ये जो चीज है ना, ये है उसका फिनोटाइप, ये उसका फिनोटाइप, ठीक है। और ये जो चीज है ये उसका जीनोटाइप। यानी कि समझ जाइएगा, जब आप एलील को देखने लगे तो मतलब हो गया जीनोटाइप, और जब आप उसका एक्सप्रेशन को देखने लगे, ये उसका एक्सप्रेशन, तो वो क्या हो गया? फिनोटाइप, ठीक है। क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया, ठीक है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। जो चीज आपको दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया उसका? वो उसका फिनोटाइप हो गया। और जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, वो उसका क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। तो ये जीनोटाइप कंट्रोल कर रहा है इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो जीनोटाइप कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन को। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप में सबसे पहले डिफरेंस आप समझ जाइए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आगे के एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने 2-3 वर्ड यूज किया है। पी जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये वाला क्वेश्चन कवर कर रहा, टेस्ट क्रॉस। अब देखिए, इस दोनों के बाद इसकी बारी है। पी का मतलब होता है पेरेंट जनरेशन, यानी कि पेरेंट। कई किताबों में ये नहीं भी मिलती, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो पेरेंट जब भी होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो जब पेरेंट क्रॉस करेंगे, यानी कि इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो जो पहली पीढ़ी आएगी, यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जो पहली पीढ़ी आएगी, लेट सपोज ये हो गया F1 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन क्या है? तो
ये है आपका सेकेंड फिलियल जनरेशन। जब आप F1 के मेल को F1 की फीमेल से क्रॉस करा दें, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो जो आउटपुट देगा ठीक है, ये हो गया आपका F2। क्या हो गया, F2। ठीक है, तो आमतौर पर ये चीजें प्लांट में देखने को मिलती है। ठीक है, ये चीजें प्लांट में देखने को मिलती है। तो इसको हम और अच्छा से बता देते हैं। ये कोई मेल प्लांट था, इसको फीमेल प्लांट से क्रॉस कराया, ये पेरेंट है, पी जनरेशन। इस प्लांट से 4 प्लांट आए, ठीक है, 4 प्लांट आए, इसको लिखते हैं F1 जनरेशन। यानी कि पहला बच्चा जो होगा वो F1 जनरेशन है। लेट सपोज इसमें 2 मेल है और 2 फीमेल, ठीक है, 2 फीमेल। हम इसको 1 2 3 4 करके असाइन कर दिए। F2 क्या होता है भाई, अभी जस्ट बताए, F1 का कोई मेल और F1 की कोई फीमेल, F1 इंटू F1 मेल और यहां हो गया फीमेल। तो लेट सपोज हम ले लिए F1 का ये 1 नंबर वाला मेल और F1 का ये 4 नंबर वाली फीमेल, ठीक है। जब ये दोनों फिर वापस से क्रॉस किया तो फिर 4 बच्चे आए, 5 6 7 8। सेम वही मामला, यहां 2 मेल 2 फीमेल। ये हम सपोज कर रहे हैं, हो सकता है सारे मेल हो सकता है सारा फीमेल हो, लेकिन सारा मेल सारा फीमेल होगा तो फिर F2 आप निकाल ले पाएंगे, तो आपको एक ना एक फीमेल तो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट, F2 प्रोजेनी। ये F2 है, ये F2 याद रखें, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, दिस इज योर F2 प्रोजेनी। अब आपको समझ में आया F1 और F2 क्या होता है। अब ये चीज एकदम धीरे धीरे क्लियर होने लगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिटा करके यहीं पर हम आपको बता रहे हैं। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये हुआ F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट, F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट। बस आप इसको याद रखिएगा, हम आगे चल के इसको चेक कराएंगे आप क्या होता है टेस्ट क्रॉस। F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट। इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्यों कराया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इसका रेशियो क्या है, ठीक है। तो इसका 2 रेशियो याद कर लीजिएगा, हम बता भी देंगे आगे एक्सपेरिमेंट से, लेकिन आप रेशियो फिलहाल याद रखिएगा। एक रेशियो है इसका 1:1 और दूसरा रेशियो है इसका 1:1:1:1, ठीक है। 2 रेशियो आता है इसका। एक ये एमसीक्यू में पूछता है, ये मोनोहाइब्रिड का है और ये डाइहाइब्रिड का। तो जब पढ़ाएंगे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड तो ऑटोमेटिक ये चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको याद करवा दिया कि F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और हम लोग क्यों करते हैं भाई टेस्ट क्रॉस, ये भी आगे चल करके हम पढ़ाएंगे कि हम लोग टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, क्या चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए पूरा, ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर में अगर कोई डाउट, क्योंकि अब हम लोग मेंडल टॉपिक पर चले जाएंगे, यानी कि मेंडल का जो 2 क्रॉस है उसको पढ़ने लगे। यानी कि मेंडल ने 2 क्रॉस की, एक मोनोहाइब्रिड और दूसरा
डाई है, इस दोनों पर डिस्कशन। याद रखिएगा एनसीईआरटी किताब अंडरलाइन करते चलेंगे, एनसीईआरटी किताब को ही पढ़ना है। अदर किताब आपके पास बहुत सारा किताब होगा, बहुत पब्लिकेशन का है, नाम नहीं लेंगे, अपने अपने बेनिफिट के लिए किताब चला दिया जाता है, उसमें जानकारी पूरी नहीं होती। ठीक है, मतलब 12th का डेटा नहीं देगा, 10th का डेटा भी नहीं फुलफिल करेगा। ठीक है, वो मिक्सअप करके 2-4 एडवांस लाइन लगा देता है और आप परेशान होते रहते हैं, है क्या है क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। 2-3 साल पुराना क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, कुछ बच्चों को यह भी डाउट रहता है 10th में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम पहली बार दे रहे, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर क्या है? कुछ सोच लिया सैंपल पेपर से ही लड़ जाएगा। ठीक है, सैंपल का मतलब होता है नमूना। ठीक है, जो सैंपल होता है ना वो नमूना के तौर पर दिया जाता है। ये एक ही चीज आपको बताएगा, पैटर्न। ठीक है, पैटर्न बताएगा कि हाउ क्वेश्चंस विल कम। मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम बताएगा। ये बिल्कुल मत समझ लेना कि अगर सैंपल पेपर में किसी चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जाम में भी वही आएगा, तो क्या क्वेश्चन ही आउट कर दिया है क्या? नहीं, ये आपको बता रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर हो सकता है। मान लीजिए चैप्टर 2 से 10 नंबर का क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया हुआ है, एग्जाम में एक भी नहीं देगा। ठीक है, एग्जाम में एक भी नहीं देगा, उसके मन पर उसको समझना है। तो आप सैंपल पेपर को क्वेश्चन पेपर मत समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बस प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कैसा क्वेश्चन आता है, आपको दिखा रहा है, क्योंकि पहली बार आप बोर्ड दे रहे हैं। ठीक है, हर बच्चा अपने लाइफ में बोर्ड एग्जाम पहली बार देता है, लेकिन जो आप कहते हैं ना स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो वो चीज एक अलग मामला होता है। वो बोर्ड एग्जाम का एक पैटर्न आपको दिखा रहा है कि आप कैसे आंसर करें। थ्योरी लिखना सीखिएगा। बहुत सारे स्कूल के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और 10th के बच्चे भी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बच्चों में एक परेशानी क्या है, क्वेश्चन आंसर जो कर लेता है पीछे से ना, उसको लगता है कि यही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये स्कूल में अगर आपको ऐसा बताया जा रहा है बिना कॉन्सेप्ट का कि क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, पास कर जाइएगा, रीडिंग करा देंगे, पास कर जाइएगा, आपका जो बेस है वो कमजोर हो रहा है। ठीक है, तो बेस पर मत जाइए। आप देखिए आपको क्या हम समझाए हैं, कितना एफर्ट लगाए हैं, कितना कोशिश की है समझाने के लिए। इतना समय लगता है इसको समझाने के लिए, रीडिंग देकर के नहीं समझना है किसी भी चीज को। आगे बहुत दिक्कत होगा, अगर मेडिकल सोच के रखे तो आगे बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, मेडिकल क्या है, अगर आप किसी भी चीज को रट लेते हैं या डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए। बायोलॉजी में कहीं कोई दिक्कत होगा हम हैंडल कर लेंगे, बायो में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।